हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो हमारा जो चैप्टर है इजी चैप्टर हमारा होता है। मैक्सिमम जो हमारे टॉपिक आते हैं वो थ्योरेटिकल यहाँ पर हैं, जिन्हें हम करके यहाँ पर समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आगे के जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। एक बार देख लेते हैं अभी तक कौन कौन से जो पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन को यहाँ पर देखा है और इंट्रोडक्शन में आपने जाना कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। हमारे पास आते हैं डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैचुरेशन आपने देखा है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ की हम बात की है, क्या डिफरेंस है इसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। आपने का टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है और न्यूट्रिएंट, तापमान है, प्रकाश है, पानी है और पोषक तत्व है। नेक्स्ट है कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ग्रोथ अच्छे से हो। तो आपने कहा कि वाटर रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। ऑक्सीजन रिलेटेड क्या होती है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। प्याज के लिए क्या क्या परिस्थिति है उसके बारे में हमने देखा था। तीन जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो कि पारिभाषिक शब्द हमारे कहलाता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। तो डिफरेंशिएशन में आपने कहा कि जो डिवाइडिंग सेल्स है वो क्या हो रही है, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। जब परमानेंट सेल फिर से डिवाइडिंग सेल में कन्वर्ट होती है तो उन्हें डी डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ठीक है। अब हमने कहा डी डिफरेंशिएशन में जब परमानेंट जो डिवाइडिंग सेल है अगेन वो परमानेंट हो रही तो उन्हें, ठीक है। तो आपने कहा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और डेवलपमेंट से कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने कहा डेवलपमेंट के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर या आंतरिक जो कारक होते हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि बाह्य जो कारक होते हैं, दोनों से रिस्पॉन्सिबल के साथ आपने प्लास्टिसिटी और हेटेरोफिली यहाँ पर पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जिन्हें आप क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन कहते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि इनको हम अलग अलग नामों से यहाँ पर जानते हैं। फाइटो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे कौन कौन से हमने पढ़े हैं, आपने पढ़े हैं यहाँ पर। आपने कहा कि दो टाइप के होते हैं, तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं और सेकंड टाइप के होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में आपने ऑक्सिन पढ़ा है, जिबरलिन पढ़ा है और साइटोकाइनिन पढ़ा है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आपने एब्सिसिक एसिड पढ़ा, ठीक है। तो एक एक करके हमने समझा था। सबसे पहले हमने बात की है यहाँ पर कवरेज के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ऑक्सिन आया है, आपने ऑक्सिन पढ़ा, ऑक्सिन के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा कि जो नेचुरल ऑक्सिन वो कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट जिबरलिन में आपने सेम चीज़ पढ़ी, जिबरलिन क्या होते हैं और क्या उनका फंक्शन होता है। थर्ड जो हमारे पास आता है वो है साइटोकाइनिन, और आपने साइटोकाइनिन के बारे में यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है यहाँ पे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड आपको क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं पे बात की। अब हम बात करें फोटो प्रियोडिज्म को, यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे थे। तो फोटो प्रियोडिज्म में हमने क्या कहा यहाँ पे, फोटो प्रियोडिज्म में हमने कहा कि प्रकाश की दिशा में जो गति हो रही है या प्रकाश की अनुदिशा में जो गति हो रही है उसे हम क्या कहा यहाँ पे, फोटो प्रियोडिज्म, ठीक है। तो आपने कहा फोटो प्रियोडिज्म और फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म दो शब्द आपने पढ़े, ठीक है। जब आप फोटो प्रियोडिज्म में पढ़ते हैं तो आपने कहा फोटोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म। तो नेक्स्ट टर्म आता है जियोट्रॉपिज्म। दोनों में हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा एक प्लांट है इस प्रकार से, प्रकार से एक प्लांट हमारे पास आता है। आपने कहा कि ये क्या है, सन है, ये सूर्य है, और आप देख रहे हैं कि ये जो इस प्रकार से किस प्रकार को मुड़ा हुआ है, सूर्य की ओर मुड़ा हुआ है।
इसका मतलब इसकी जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, सन की तरफ हो रही है, सूर्य। इस प्रकार के फिनोमेना को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। एक और फिनोमेना आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रूट्स हैं, ये क्या है आपके रूट्स। रूट्स क्या हो रही हैं, प्रकाश की दिशा के जस्ट अपोजिट साइड में नीचे की ओर क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। इस फिनोमेना को हमने जियोट्रॉपिज्म कहा। फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म दोनों फिनोमेना हमने समझे थे। हमने कहा था पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी होता है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म भी होता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी होता है। कैसे डिफाइन करेंगे, आपने कहा अगर प्रकाश की दिशा में कोई गति हो रही है, प्रकाश की दिशा में कोई गति हो रही है, इट मीन्स कि वो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। क्या है ये, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। लेकिन अगर आपने कहा कि प्रकाश की दिशा के जस्ट अपोजिट साइड में या अपोजिट डायरेक्शन में वृद्धि हो रही है, यानी कि सूर्य कहाँ है, ऊपर की ओर है, ठीक है, वृद्धि कहाँ हो रही है, नीचे की ओर हो रही है। किसमें हो रही है, रूट्स में नीचे की ओर गति होती है। इसका मतलब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम नेगेटिव, इसे हम कहेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अब आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि ग्रेविटी की ओर, तो गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जो गति होती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। रूट्स में जो डेवलपमेंट होता है वो नीचे की ओर होता है। ये है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। आपने कहा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी होता है। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होगा, जहां पर आपने कहा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, उसे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म के नाम से जान सकते हैं, या नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म को हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के नाम से जान सकते हैं। ये बेसिक सी चीजें हैं जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चलते हैं, ठीक है। अब हमने कहा जो प्लांट्स होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट एंड लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। जैसे कि आप कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें ज़्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावरिंग के लिए, जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसे कम लाइट की आवश्यकता होती है फ्लावरिंग के लिए, जर्मिनेशन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनका फ्लावरिंग और जर्मिनेशन पे लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लाइट की इंटेंसिटी, लाइट तो चाहिए, प्रकाश तो चाहिए, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं। क्या चीजें हमने कहा था, इट रेफर्स टू effect of the duration of light on the plant growth and development, especially flowering. Flowering plants are classified into the following categories based on their flowering patterns to light. आपने कहा यहाँ पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के पौधे होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट डे प्लांट। फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड ऑन द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। आपने कहा यहाँ पर जब सनलाइट जो होती है या लाइट का जो ड्यूरेशन होता है, प्रकाश की अवधि कम होती है। प्रकाश की अवधि का कम होने का सिंपल सा मतलब है यहाँ पर क्या होगा, विंटर सीजन। विंटर सीजन में आपने देखते हैं दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है। दिन छोटे होने का मतलब है कि लाइट का जो ड्यूरेशन है, प्रकाश की अवधि क्या है, कम है। ऐसे पौधे जिन्हें फ्लावरिंग के लिए क्या होती है, कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश अवधि की कम आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट, ठीक है। अब लॉन्ग डे प्लांट का फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड ऑन द एक्सपोजर ऑफ अ लाइट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इट मीन्स की ये बात कर रहे हैं समर सीजन की। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं यहाँ पे जिन्हें यहाँ पे फ्लावरिंग के लिए क्या चाहिए होती है, जो प्रकाश की अवधि है, जो ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट है, वो लंबा चाहिए होता है। इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं लंबे दिनों के। लंबे दिन कब होते हैं, समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे दिन बड़े होते हैं, रात छोटी। इसके अलावा एक और टाइप के प्लांट्स हमने पढ़े, आपने कहा डे न्यूट्रल प्लांट। मीन्स फ्लावरिंग डज नॉट डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ लाइट एक्सपोजर। आपने कहा सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट है वो सभी प्लांट्स को होगी, लेकिन ड्यूरेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कम ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट थी। आपने कहा यहाँ पे लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई थी, आगे बढ़े। अब पढ़ते हैं यहाँ पे वर्निलाइजेशन, जिसे आप कहते हैं बसंतीकरण, ठीक है। क्या होता है वर्निलाइजेशन, आपने कहा इट इज अ टेम्परेचर डिपेंड फिनोमिना। ये एक तापमान पे निर्भर फिनोमिना है, ठीक है। तापमान पे निर्भर एक क्या है यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। आपने कहा फ्लावरिंग इज प्रमोटेड बाय अ पीरियड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। और जो फ्लावरिंग होती है वो किसके द्वारा प्रमोट होती है, कोल्ड टेम्परेचर।
यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सर्दियों का जो टाइम होना चाहिए, टेम्परेचर यहाँ पे कम होना चाहिए। सीड आर फूड ड्यूरिंग जर्मिनेशन टू एक्सेलरेट फ्लावरिंग। क्या हमने बोला है वसंतीकरण? आपने कहा वर्निलाइजेशन शब्द लैटिन शब्द वर्नर से लिया गया है जिसका अर्थ है वसंत। इस प्रकार वर्निलाइजेशन का अर्थ होता है जैसा। ये ठंडी सर्दियों या इस तरह की परिस्थितियों के लंबे अंतराल द्वारा पौधे के पुष्पन की चरण की शुरुआत होती है। ठीक है, इट मीन्स कि वर्निलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बेस्ड फिनोमेना है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो कोल्ड टेम्परेचर है वो फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, यानी कि पुष्पन को वो क्या करेगा यहाँ पे। आपने कहा wheat, rape, barley, etc. food crops are grown twice in a year. ये जो इस प्रकार की फसलें होती हैं वो क्या होती हैं, एक साल में 2 बार बोई जाती है। स्प्रिंग वेराइटीज आर प्लांटेड इन स्प्रिंग एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। Winter varieties are planted in autumn and harvested in a mid-summer. Winter varieties will not flower within the growing season. Plant in Biennial plants need a period of a low temperature to flower in a subsequent month. एग्जाम्पल है कैबेज है, शुगर केन है, कैरेट है। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर वसंतीकरण के बारे में? आपने कहा इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पौधे में फूलने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। हालांकि फूल आने से पहले उन्हें मौसमी विकास के अतिरिक्त सप्ताहों की आवश्यकता होती है। वसंतीकरण प्रक्रिया के दौरान पूरी तरह से हाइड्रेटेड बीज या बढ़ते पौधे को दिए गए ठंडे उपचार से पुष्पन में सहायता मिलती है। वसंतीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पौधे में वानस्पतिक अवस्था सीमित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पुष्पन शीघ्र हो जाता है। जिन पौधों को वसंतीकरण की आवश्यकता होती है उन्हें फूल आने में देरी होती है या शीत उपचार के अभाव में वे वानस्पतिक बने रहते हैं। तो वसंतीकरण क्या होता है, वर्निलाइजेशन क्या है, फोटो पीरियोडिज्म क्या है। ठीक है, तो इन सभी शब्दों को आपको समझना है क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं, पारिभाषिक शब्द हैं। ठीक है, इट मीन्स कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको अर्थ पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सी डोमेंसी। क्या बोला गया सी डोमेंसी में? आपने कहा सी डोमेंसी इज द कंडीशन और स्टेट इन विच सीड आर अवॉइडेड फ्रॉम अ germinating event when the environmental condition for germination are favorable, such as water, light, temperature, gas, seed coats and other mechanical constant। आपने कहा सी डोमेंसी क्या? सी डोमेंसी इज अ कंडीशन और अ स्टेट इन विच सीड आर अवॉइडेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग इवेंट। ठीक है, यहाँ पर सी डोमिनेंसी का मतलब होता है कि जब आपने बीज को बोया, बीज में क्या होता है, अंकुरण होता है, नए पौधे का निर्माण। सी डोमिनेंसी में ये कंडीशन रुक जाती है ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। जब तक यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल ना हो, अनुकूल ना हो, तब तक सी जर्मिनेशन नहीं होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन कौन सी? जैसे पानी, लाइट, टेम्परेचर, गैस, सीड कोड एंड अदर मैकेनिकल जो होती है। तो आपने कहा बीज प्रसूति क्या है? बीज प्रसूति वह स्थिति अवस्था है जिसमें बीज अंकुरित होने से बच जाते हैं। अंकुरण के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियां अनुकूल हो, जैसे पानी, प्रकाश, तापमान, गैस, बीज आवरण और जो बाधाएं होती हैं। नेक्स्ट हमने कहा है द प्राइमरी रीजन फॉर दिस सिचुएशन इज दे नीड अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर दे कैन जर्मिनेट। तो सबसे पहला जो रीजन होता है इसकी डोमेंसी का, वो रीजन होता है कि यहाँ पर इन्हें रेस्ट मिले, प्रॉपर रेस्ट मिले, जर्मिनेट यहाँ पर बाद में हो सके। दिस कंडीशन कैन लास्ट फॉर डेज, मंथ और इवन ईयर्स। ये जो कंडीशन होती है कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ सालों तक भी हो सकती है। लाइट, वाटर, सीड कोट, गैसेस, हीट एंड हॉर्मोन्स स्ट्रक्चर्स आर ऑल प्रेजेंट इन दीज कंडीशंस। ठीक है, तो हमने कहा कि दो चीजें होती हैं, या तो सी डोमिनेंसी कब आती है, जब बीजों में अंकुरण कब नहीं होते, या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, फेवरेबल नहीं है, या फिर आपने कहा इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल है तब भी सीड में क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे अंकुरण नहीं हो रहा है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन को सी डोमिनेंसी हम कहेंगे। आप इन स्थितियों का मुख्य कारण यह है कि उन्हें अंकुरित होने से पहले आराम अवधि की आवश्यकता है। ये स्थितियां कई दिनों, महीनों और वर्षों तक बनी रह सकती है। इन स्थितियों में प्रकाश, पानी, बीज आवरण, गैसें, गर्मियां और हार्मोन संरचना भी यहाँ पे क्या होती है, मौजूद होती है। नेक्स्ट हमने कहा देयर आर सेवरल मेजर कॉज ऑफ सी डोमेंसी, द फॉलोइंग आर फ्यू द कॉज ऑफ सी डोमेंसी। आपने कहा कि यहाँ पर जो सी डोमेंसी है उसके कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हो सकते हैं, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, जैसे टेम्परेचर कितना है, जैसे हार्ड सीड कोट
जो बीज का जो खोल होता है, बीज का जो आवरण होता है वो किस प्रकार का है, हार्ड होता है। पीरियड आफ्टर रिपनिंग है, ठीक है। सीड एम्ब्रियोज इमेच्योरिटी है, यानी कि जो बीज का जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो क्या है, मेच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, इस कारण यहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है। सीड कोट वाटर इम्परमिएबिलिटी, सीड कोट से जो पानी है वो परमिएबल नहीं है, पानी नहीं जा पा रहा है, इस वजह से भी यहाँ पे क्या है, जर्मिनेशन रुक सकता है। आपने कहा सीड कोट ऑक्सीजन इम्परमिएबिलिटी, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो क्या है, परमिएबल नहीं है, इस वजह से जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है। सीड कोट विद अ मैकेनिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। सॉल्यूट विद अ हाई कंसंट्रेशन आर प्रेजेंट। हमने क्या बात की है कि बीज निष्क्रियता के कई प्रमुख कारण हैं। बीज निष्क्रियता के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। अंकुरण अवरोध, रोशनी यानी कि जो लाइट होती है, प्रकाश जैसे। तापमान हो गया है, कठोर बीज आवरण हो गया, फल पकने के बाद की अवधि हो गई है, बीज भ्रूण की परिपक्वता हो गई है, बीज आवरण की जल अभेद्यता हो गई है, बीज आवरण ऑक्सीजन अभेद्यता हो गई है, यांत्रिक प्रतिरोध के साथ बीज आवरण हो गया, उच्च सांद्रता वाले रिले मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रखने हैं उसके बारे में हम बात। ठीक है, अब यहाँ पर पूरी आपकी एक समरी जैसी होगी, जिससे आपको क्या करना है, ध्यान। जैसे कि हमने बोला, ग्रोथ इज अमंग द मोस्ट विजिबल एस्पेक्ट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीवित जीव में जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा विजिबल होती है। आपने कहा कि अगर हम सजीवों के लक्षण हम देखते हैं, लास्ट 10th में एक चैप्टर हमारे पास आया था, लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम, जिसे आपने कहा। जैव प्रक्रम में आपने एक विधि, एक अलग अलग प्रक्रम देखे थे, और उसमें से एक प्रक्रम आया था अपनी ग्रोथ। हमने कहा ग्रोथ जो है वो सबसे विजिबल कैरेक्टर है जिसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, भार में वृद्धि हो रही है, आकार में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इस प्रकार से आपने कहा कि जो भार में वृद्धि होती है, या जो आपने कहा लंबाई में वृद्धि होती है, या जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, नई संरचनाएं जो बनती हैं, वो क्या होती है, क्लियरली विजिबल। ग्रोथ इज अ परमानेंट इंक्रीज manifested in a parameter in size, area, height, length, volume, cell number, and it has a noticeable increase a protoplasmic। हमने कहा ग्रोथ क्या होती है, परमानेंट इंक्रीजमेंट। यहाँ पर जैसे कि किसी भी प्लांट में आप ग्रोथ देख रहे हैं, उसका जो साइज है, उसका जो एरिया, उसका जो हाइट है, उसकी जो लेंथ है, उसका जो वॉल्यूम है, वो क्या होता है, यहाँ पे परमानेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हाइट बढ़ गई है फिर कुछ टाइम बाद हाइट कम हो गई, ऐसा कभी देखा है आपने, नहीं। नेक्स्ट आपने कहा मेरिस्टेम्स आर द लोकेशंस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट, से हम जानते हैं, ठीक है, कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ की जो लोकेशन है वो वहाँ होगी जहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक root and shoot apical meristem as well as the intercalary meristem contribute the elongation of plant axis। ठीक है, ये हम जानते हैं। एपिकल मेरिस्टेम तो क्या करेगी, लेंथ को बढ़ाएगी, और यहाँ पर आपने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो इलांगेशन को बढ़ाती है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो हमने कहा लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगी, जिसको यहाँ पर बढ़ाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा इन हायर प्लांट ग्रोथ इज अ इनडिटरमिनेट cell division in shoot and root apical meristem cells can result in a arithmetic or a geometric root। क्लियर है इतना, ये पॉइंट क्लियर है, एक बार आप लोग इन सारे पॉइंट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उन्हें देखते हैं। आपने कहा नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं, ग्रोथ में और मे नॉट अकर एट अ रैपिड रेट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ सेल टिश्यू ऑर्गन। हमने कहा सेल जो होती है वो रैपिड जो ग्रोथ है यहाँ पर वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ऐसा नहीं है। हमेशा हमने कहा है कि ग्रोथ का जो रेट होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ज़्यादा या कम वहाँ पर हो सकता है। देयर आर 3 मेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, द लैग, लॉग एंड अ फेज। ठीक है, आपने एक देखा होगा, जो क्या होता है यहाँ पे एक ग्राफ आपने बनाया होगा, ठीक है, जिसे जेड स्कीम भी कहते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा जो ग्रोथ होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की ग्रोथ। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर ग्रोथ जो होती है वो एक जैसी नहीं है, ग्रोथ का जो रेट है वो यहाँ पर चेंज होता रहता है। When a cell lost its ability to divide, it differentiates। ठीक है, आपने कहा जब कोशिका में विभाजित होने की वो खो देता है तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। डिफ्रेंशिएशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर अ फंक्शन दैट द सेल मस्ट इवेंचुअली परफॉर्म।
और डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होता है कि सेल क्या होती है, परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो गई या अब एक विशिष्ट कार्य को वो क्या करेगी, परफॉर्म करेगी, एक स्पेसिफिक फंक्शन को वो परफॉर्म करेगी। जनरल प्रिंसिपल फॉर अ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन आर सिमिलर। तो जनरली जो होता है सेल टिश्यू और ऑर्गन में जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिमिलर होता है। डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन कैन अकर इन डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड सेल में डी डिफरेंशिएशन है और फिर री डिफरेंशिएशन भी पड़ा हुआ है। बिकॉज प्लांट डिफरेंशिएशन इज ओपन, डेवलपमेंट में ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल। क्योंकि डिफरेंशिएशन ओपन होता है तो डेवलपमेंट हो सकता है। दैट इज डेवलपमेंट इज द सम ऑफ डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ। प्लांट्स आर अ मेलेबल ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट जो है वो किसका समय, डिफरेंशिएशन और ग्रोथ दोनों का ही क्या है, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है और डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट हमें मिल। नेक्स्ट है बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर इन्फ्लुएंस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि आपने कहा जो बाह्य कारक होते हैं जैसे कि आपने कहा लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, ये भी प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। और जो जेनेटिक जो यहाँ पे चीजें हैं, जेनेटिक कैरेक्टर्स जो हैं या जो जेनेटिक्स है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या करेगा, यहाँ पे ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज अ इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्लांट हार्मोन और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर में इंक्लूड होता है। Plant contain a variety of plant regulators, the most common which are auxin, gibberellin, abscisic acid, cytokinin and iodine। ये क्या मोस्ट कॉमन हार्मोन्स को आप यहाँ पर प्लांट्स में पढ़ते हैं। These plant regulators are produced in various parts of the plant and regulated various differentiation and development activities। आपने कहा कि ये क्या होते हैं, रेगुलेट करते हैं अलग अलग प्रोसेस को, जैसे कि डिफरेंशिएशन को, जैसे कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को, और प्लांट के अलग अलग होते हैं, रिलीज होते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड फिजियोलॉजिकली टू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन अ वेराइटी ऑफ अ वेज। डाइवर्स ऑफ प्लांट रेगुलेटर्स एग्जिबिट अ सिमिलर इफेक्ट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन वर्क टुगेदर और अगेंस्ट ईच अदर। आपने कहा प्लांट क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है प्लांट रेगुलेटर्स। कभी कभी क्या होता है, एक ज़्यादा जो हार्मोन है वो एक काम करते हैं, कभी कभी एक जो अपोजिट है या अगेंस्ट है उसमें भी काम करते हैं। लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, न्यूट्रिशन, ग्रेविटी एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऑल इन्फ्लुएंस द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये सभी क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, आपने कहा फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट्स ओनली इंड्यूस्ड व्हेन दे आर एक्सपोज टू अ स्पेसिफिक फोटो पीरियड। कुछ पौधे में पुष्पन तभी होगा जब वे एक विशिष्ट प्रकाश काल के लिए के संपर्क में आते हैं, या तो वो शॉर्ट डे प्लांट होंगे या वो लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट हमने कहा plants are classified as short day plants, long day plants or a day neutral plants based on their photo period requirement। पौधे को उनकी प्रकाश आवश्यकताओं के आधार पर लघु दिवस, दीर्घ दिवस या दिन तटस्थ पौधे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। Certain plant must also be subjected to low temperature in order to flower later in life। This is referred to as vernalization। कुछ पौधों को जीवन के अंतिम चरण में फूल खिलने के लिए कम तापमान की भी आवश्यकता होती है, इसे वसंतीकरण कहा। ये हमारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं और एक समरी है। जितने भी पॉइंट्स आपने कवर किए हैं उन्हें आपने अलग अलग पॉइंट्स में देखा है जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पर होते हैं। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ चैप्टर इजी हमारा थ्योरेटिकल है, इसीलिए क्या हो जाता है, थ्योरेटिकल चीज़ें इजी हो जाती हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। समझने वाली चीज़ें हैं, आप पढ़ेंगे और आपको समझ आ जाएंगी। इसीलिए क्या करना है, रीड करना है, लाइन टू लाइन एक बार रीड करेंगे एनसीईआरटी की और आपको चीज़ें समझ में यहाँ पर आ जाएंगी। चलिए इन पॉइंट्स को एक बार आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे और समझना है, सब रीड नहीं समझना। चलिए, तो इसी के साथ हमारे जो चैप्टर के पॉइंट्स है वो यहाँ पर कवर होते हैं। इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए